बात करते हैं कोटा सैम्पलिंग में नॉन प्रोबेबिलिस्टिक मेथड की। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, सिलेक्ट द मेजर ऑफ रिलेशनशिप इन स्टैटिस्टिक्स। मेजर ऑफ रिलेशनशिप इन स्टैटिस्टिक्स की हमने बात करी है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, यू हैव टू पिक द राइट वन। कोरिलेशन कोएफिशिएंट, रिग्रेशन कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन एंड मीन। ओके, 4 ऑप्शंस है, यू हैव टू पिक द राइट वन। वी आर हाफ वे थ्रू, वी हैव कवर्ड 10 क्वेश्चंस ऑलरेडी। 10 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं अभी तक, राइट। अब बिकॉज हम 2 क्वेश्चन कर चुके हैं, व्हाट यू हैव टू डू इज बेसिकली टैली योर स्कोर। अभी तक जितना हमने करा है टैली करो कि कितना आपने सही करा। आउट ऑफ 10 हाउ मच यू आर गेटिंग, आउट ऑफ 10 हाउ मच यू आर स्कोरिंग, एंड लेट्स सी इसके आगे नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस में आप कितना परफॉर्म करते हो। इफ यू आर गेटिंग बिट लेसर, कोई बात नहीं, यू शुड ट्राई, डोंट गेट डिसहार्टेंड, दिस इज जस्ट अ मॉक टेस्ट काइंड ऑफ थिंग, बट यू कैन गेट बेटर, ठीक है। ओके, सिलेक्ट द मेजर ऑफ रिलेशनशिप इन स्टैटिस्टिक्स। 4 ऑप्शन है आपके पास। पहला है कोरिलेशन कोएफिशिएंट, ठीक है, हमने पढ़ा है -2+1। नेगेटिव मतलब बिल्कुल ऑपोजिट है, जो कोरिलेशन है दो चीजों के बीच में, इसका मतलब है पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव अप्रोच है। लेट्स सपोज हम एग्जांपल लेते हैं, प्लेइंग आवर्स एंड योर स्कोर्स इन एग्जाम। अगर ये बढ़ता है और आपके स्कोर्स घटते हैं तो हमें क्या बोलते हैं, नेगेटिव कोरिलेशन, ठीक है। मतलब अगर आप ज्यादा घंटे खेलोगे तो आपका स्कोर उतना ही कम आएगा, इसको हम बोलते हैं नेगेटिव कोरिलेशन, ठीक है, जितना नेगेटिव होगा। उसके बाद अगर पॉजिटिव, इसका दूसरा एग्जांपल है कि आप जस्ट अ सेकेंड एग्जांपल कह रहे हैं, अगर स्टडिंग आवर्स एंड स्कोर इन एग्जाम, ये हमारा है पॉजिटिव रिलेशनशिप, जितना आप पढ़ोगे उतना आपका बेटर स्कोर आएगा, दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव रिलेशनशिप -1। अगर कोरिलेशन कोएफिशिएंट 0 है, मतलब दोनों के बीच में कोई रिलेशन एग्जिस्ट ही नहीं करता, मतलब आप कितना भी पढ़ लो आपके स्कोर में कुछ फर्क ही नहीं आएगा, तो हम कहते हैं कि कोरिलेशन है ही नहीं दोनों चीज के अंदर, ठीक है। तो दिस इज व्हाट कोरिलेशन कोएफिशिएंट 1 -1 से +1 पे करता है। -1 बिल्कुल ऑपोजिट होता है, +1 इज कि पॉजिटिव रिलेशन दिखाता है। फिर उसके हम बात करते हैं रिग्रेशन। रिग्रेशन आपका डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में रिलेशन दिखाता है, तो दिस इज ऑल्सो राइट। कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन बेसिकली हमारा आर स्क्वायर होता है, बेसिकली बताना कि जो हमारा रिग्रेशन है वो वेरिएंस जो है उससे कितना दूर है, कितना, मतलब इसका और वेरिएंस का रिलेशन के बारे में ये एग्जिबिट करता है कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। सो दिस इज आल्सो अ मेजर ऑफ रिलेशनशिप। मीन जो है हमारा मोड ऑफ टेंडेंसी है, सेंट्रल मोड ऑफ टेंडेंसी है, सो दिस इज नॉट द राइट आंसर। आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, ए बी एंड सी हमारे तीनों रिलेशनशिप बताते हैं स्टैटिस्टिक्स में। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 12, आइडेंटिफाई द स्टेजेस ऑफ रिसर्च प्रोसेस, डेटा एनालिसिस, डेटा कलेक्शन, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, रिजल्ट इंटरप्रिटेशन, ठीक है। अब इसमें आपको मैं गेस्टिमेट कैसे काम करता है वो बताऊंगा। पहले आप थोड़ा फिगर आउट करो कि क्या होगा स्टेजेस जो एक रिसर्च प्रोसेसेस में होती है। 4 ऑप्शन है, बिकॉज दिस इजंट कि एक ऑप्शन सही है इसमें, बस ऑप्शन तो ऑब्वियसली एक सही है, बट यू हैव टू पिक की स्टार्टिंग कहाँ से है। So, जो रिसर्च प्रोसेस की जो स्टेज है, स्टेज 1 क्या है, स्टेज 2 क्या है, स्टेज 3 क्या है, स्टेज 4 क्या है, वो बताना होता है, आपको स्टेजेस बताने हैं। तो आइडेंटिफाई करनी है स्टेजेस ऑफ रिसर्च प्रोसेस। इसमें यू हैव टू पिक कि कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा, राइट। देखो अब थोड़ा मैं आपको बताता हूँ हाउ यू हैव टू बी स्मार्ट। अब रिजल्ट जो है वो हमेशा लास्ट में इंटरप्रेट करोगे ना, जब भी किसी चीज का भी प्रोसेस है, रिजल्ट हमेशा लास्ट में इंटरप्रेट होता है या फीडबैक आता है। रिजल्ट बाद में इंटरप्रेट करते हुए फीडबैक आता है, बट देखो इसमें कोई फीडबैक का है नहीं, तो रिजल्ट इंटरप्रिटेशन होगा, मतलब ऑप्शन डी शुड बी इन द लास्ट। तो ये डी है, ये डी है, ये डी है, तो ये नहीं है, तो ये तो एलिमिनेट कर ही दो, मतलब ऑप्शन डी तो हो ही नहीं सकता। अब उसके बाद क्या है,
हमेशा जब भी आप रिसर्च स्टार्ट कर रहे हो यू हैव टू रियलाइज कि कुछ प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन होगी तभी तो आप रिसर्च स्टार्ट करोगे। तो ये हमेशा सबसे पहले आएगा, सी जो है सबसे पहले आएगा। तो ये ऑप्शन भी आप काट दो, दो आपने ऑप्शन एलिमिनेट कर दी। दिस इज हाउ यू हैव टू बी स्मार्ट। एलिमिनेशन की टेक्निक समझ में आ रही? मुझे आंसर नहीं आता इस क्वेश्चन का, बट मैं थोड़ा थोड़ा कोशिश करता हूँ कि हाउ विल आई रीच टू द राइट आंसर। सबसे पहले मैंने देखा कि रिजल्ट इंटरप्रेट करना वुड बी द लास्ट ऑप्शन। ठीक है, एक स्टेज जो है उसमें लास्ट ऑप्शन रिजल्ट इंटरप्रेट करना ही होगा। तो जो भी डी से एंड हो रहा है वही सही आंसर होंगे, बाकी सारे गलत होंगे। तो देखा कि जो सी है ये गलत है। उसके बाद मैंने देखा कि स्टार्टिंग जब भी किसी प्रोसेस की होगी वो तो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन या प्लानिंग से होगी। तो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन में मैंने देखा, देखो ऑप्शन सी जो है वो ही आएगा फ्रंट पे। तो ये जो है ऑप्शन जिसमें ऑप्शन ए आ रहा है इसको मैंने एलिमिनेट कर दिया। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन के बाद व्हाट बी द राइट स्टेप वुड बी डेटा कलेक्शन। आप कलेक्ट करने के बाद ही तो एनालाइज करोगे, आप एनालाइज पहले कर लोगे कलेक्शन से, ऐसा हो ही नहीं सकता। सो व्हाट विल आई डू इज फर्स्टली जब मैं प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लूँ, मैं डेटा कलेक्ट करूँ, फिर उसको एनालाइज करूँ, फिर रिजल्ट इंटरप्रेट करूँ। मतलब सी, बी, ए एंड डी वुड बी द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर 3। मतलब प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करो, उसके बाद डेटा कलेक्ट करो, फिर तो एनालाइज करोगे। जब एनालाइज करोगे फिर उसके बाद रिजल्ट्स को इंटरप्रेट कर पाओगे। तो हमारा राइट आंसर इस क्वेश्चन का सी, बी, ए एंड डी हो सकता है। इसको आप ऑप्शन थर्ड से मत याद करो, इसको ऐसे याद करो, ठीक है, बिकॉज ये तो सफल हो सकता है कभी भी। ओके, राइट। सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 13 नाउ। व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ पायलट स्टडी इन रिसर्च? ओके, पायलट स्टडी की हम बात कर रहे हैं। सिंपलर क्वेश्चन, एक कुछ टफ डिफिकल्ट क्वेश्चंस के मिक्स बैग में देयर आर सम इजियर क्वेश्चंस एज वेल व्हिच एक्चुअली हेल्प्स यू टू गेट द ग्रिप। होता क्या है, जब बार बार बहुत टफ क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट्स गेट डिस्करेज कि यार हमें तो कुछ आता ही नहीं, वी डोंट नो एनीथिंग। either you are excelling, either you don't know anything. But there are few easier questions as well, because in your examination not every question will be tough. There are chances when questions will be easier. So when questions are easier you should actually realize that I have a chance, मतलब I could also participate, right? अब बात करते हैं पायलट स्टडी की। पायलट स्टडी का आपने एग्जांपल देखा, फिल्म्स। पहले तो आपको पिक करना है राइट आंसर। देखो पहले क्या होता है, मूवी बनने से पहले जब भी वी आर टॉकिंग अबाउट 1000 करोड़ इन्वेस्टमेंट मूवीज, आई एम टॉकिंग अबाउट हॉलीवुड मूवीज है, तो एक पायलट रन करा जाता है, राइट? अब आपको पता हो कोई फेमस वेब सीरीज हो, कोई शो हो जो बहुत ही ज्यादा फेमस हो। अब एक्चुअली क्या होता है, जब भी कोई वेब सीरीज, लेट सपोज एक वेब सीरीज की बात करते हैं, फॉरेन वेब सीरीज की। सो वेब सीरीज कंसिस्ट बेसिकली होते हैं 5 to 6 सीजन ऑन एन एवरेज, ठीक है। तो पायलट क्या होता है, बेसिकली एक स्टार्टअप करना। देखो 5 6 सीजन के लिए पैसे लगाना इट्स डिफिकल्ट। पायलट क्या है, थोड़ा सा प्लॉट बनाओ, मतलब फर्स्ट सीजन के 1 2 एपिसोड, फर्स्ट एपिसोड बना लिया, कास्टिंग कर ली, ठीक है। और ये जो एपिसोड है यू शो इट टू फ्यू पीपल, क्रिटिक्स, दोज हु हैव नॉलेज, और टू सिलेक्टिव ऑडियंस, राइट? तो पायलट से क्या होता है, यू गेट द नॉलेज। आपको पता लगता है कि ये प्रोडक्ट एक्सेप्टेबल है कि नहीं। मतलब आप वेब सीरीज का एक एपिसोड बना रहे हो, उसको शोकेस कर रहे हो किसी सिलेक्टिव लोगों को, और फिर वहां से आपका आइडिया, लोगों का इंटरेस्ट जागता है कि वेदर यू आर गोइंग ऑन द राइट डायरेक्शन। बिकॉज हमें इन्वेस्टमेंट करनी है बहुत ज्यादा। वंस यू हैव टू इन्वेस्ट अ ह्यूज अमाउंट, यू कैन नॉट डू इट इंस्टेंटली, राइट? तो एक एपिसोड, एक पायलट रन करा जाता है जिससे आप फिजिबिलिटी टेस्ट कर सको ऑफ द रिसर्च डिजाइन। जब हम रिसर्च में बात करें, मैंने आपको एक ऑल्टरनेटिव पैरेलल एग्जाम्पल के थ्रू आपको एग्जाम्पल से समझाया कि हम एक पायलट क्यों बनाते हैं, जिससे हमें पता चले कि कितना फीजिबल है, क्या ये जरूरी है, ये चलेगा। अगर वो पायलट वहीं पे फेल हो जाता है, मतलब आपने फर्स्ट एपिसोड शोकेस करा, पीपल आर लाइक नहीं 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 नहीं, ये नहीं चलेगा, राइट? आपकी स्टोरी में कुछ प्रॉब्लम है, लोगों को पसंद नहीं आएगा, कुछ कुछ भी रीजन हो सकता है, फिर आप वहां पे रुक जाओगे। यू विल सेव अ ह्यूज टन ऑफ मनी। बट अगर आप वहीं एक पूरा सीजन बना देते, आपकी एक इन्वेस्टमेंट लग जाती, एंड देन इट वुड हैव बीन टू लेट। अगर लोगों को पसंद नहीं आता तो बहुत लेट हो जाता, आपका इन्वेस्टमेंट डूब जाती, राइट? नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 14। When comparing two sample means using a t-test, which conditions must be met for the test to be valid? Okay. चार ऑप्शन है, नॉर्मेलिटी ऑफ पॉपुलेशंस, इक्वल वेरिएंसेस, लार्ज सैंपल साइज, रैंडम सैंपलिंग। इसमें आपको
पिक करना है व्हाट वुड बी द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू यू गाइस। हम बात कर रहे हैं व्हेन कंपेयरिंग टू सैंपल मीन्स, हमने बात करा टी टेस्ट का यूज करा जाता है, टी टेस्ट सिंपल एंड देयर इज पेयर टी टेस्ट। ठीक है, पढ़ा है हमने, थोड़ा डिस्कस करा है। विच कंडीशन शुड बी मेट फॉर द टेस्ट टू बी वैलिड, अगर आपको टेस्ट वैलिड रन करना है, टेस्ट को वैलिड प्रूव कराना है, तो क्या कंडीशंस होती है जो आपको एक टेस्ट में वैलिड, टी टेस्ट के लिए वैलिड होनी चाहिए। चार ऑप्शन दे रखे हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 14, वी हैव ऑलरेडी कवर्ड 13 क्वेश्चन फ्रॉम एज ऑफ नाउ। अब आपको बताना है कि क्या होगा इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 14 का। ओके, when comparing two sample means using a t-test, which condition must be met for the test to be valid? Options: normality of populations, equal variances, large sample size, random sampling. Options A and D, A, B and C, A and C, B and C. ठीक है, बात करते हैं अब, थोड़ा क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ। आई थिंक आई हैव गिवन यू इनफ टाइम फॉर अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन में थोड़ा बात करता हूँ। सी टी टेस्ट के लिए दो चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। फर्स्टली इट्स रैंडम सैम्पलिंग एंड नॉर्मेलिटी ऑफ पॉपुलेशन। जब हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये कंडीशन है जो मेट करनी चाहिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में। अभी हमने ऊपर कंडीशन पढ़ी, मीन मीडियन मोड आर इक्वल होते हैं, सब इक्वली डिवाइडेड होता है, लो कर्टोसिस होता है, तो वो ज़रूरी होता है। उसके बाद रैंडम सैम्पलिंग होना ज़रूरी है। यहाँ पे हर एवरीवन शुड बी गेटिंग अ फेयर चांस। ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर ग्रुप के लिए आप टी टेस्ट रन करो। वहाँ पे क्या होता है, सी ऐसा नहीं कि टी टेस्ट रन नहीं करा जा सकता, बट जब हम लार्ज सैंपल साइज और इक्वल वेरिएंस की बात करते हैं ना, तो वो प्रॉब्लमैटिक हो जाता है। ये हमारे एबोनिमेशंस में आ जाता है, जिसमें हम बात करते हैं कि प्रॉब्लमैटिक है। वहाँ पे वो इतने एक्सेलेंट तरीके से रन करे ना करे, वो प्रॉब्लम आ जाती है। फॉर इन दैट केस जो कंडीशन शुड बी मेस्ट फॉर अ वैलिड टेस्ट, टेस्ट किसको वैलिड करना है, यहाँ पे भी रन हो सकता है बट वो वैलिड नहीं होगा। वैलिड टेस्ट के लिए आपको ऑप्शन नंबर ए एंड डी, नॉर्मेलिटी ऑफ पॉपुलेशन एंड रैंडम सैम्पलिंग पे जाना पड़ेगा। ओके, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। व्हाट आर द assumptions ऑफ की स्क्वायर टेस्ट फॉर इंडिपेंडेंस? ओके, दिस इज अनदर टेस्ट रिलेटेड क्वेश्चन। तो हमने देखा टेस्ट रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं। टेस्ट रिलेटेड वीडियो भी मैंने एक बना रखी है, वेयर आई हैव एक्सप्लेन्ड, एक एक्सप्लेनेशन रिलेटेड वीडियो है टेस्ट के। तो टेस्ट रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। टी टेस्ट आ गया, की स्क्वायर टेस्ट आ गया, काई स्क्वायर बोलते हैं कुछ कुछ बच्चे, की स्क्वायर बोलते हैं कुछ कुछ, राइट। तो अजम्पशंस क्या है जिससे वो इंडिपेंडेंस की हम बारे में हम बात कर रहे हैं की स्क्वायर टेस्ट की, ठीक है। Random sampling, mutually exclusive categories, expected frequency should be greater than 5 and ordinal scale of measurement. Okay, अगर आपने थोड़ा भी मेरा वो वीडियो देखा होता तो यू वुड हैव फिगर्ड इट आउट कि क्या गलत है। फर्स्टली देखो, पहला मैं आपको पॉइंट बताता हूँ। देखो, ऑर्डिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट नहीं है यहाँ पे, नॉमिनल भी यूज करा जा सकता है। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ऑर्डिनल ही यूज करना है। सो वेयर यहाँ पे पहला एक अजम्पशन तो गलत हो गया, तो ऑप्शन ए एंड डी तो नहीं होगा। फिर हम बात करते हैं रैंडम सैम्पलिंग की। हाँ जी, दिस इज एन अजम्पशन ऑफ की स्क्वायर टेस्ट। फिर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कैटेगरीज है या नहीं, उसके बाद हम पहले ये देख लेते हैं एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी शुड बी ग्रेटर देन 5। सी, इसका कहने का क्या मतलब है, जो आप टेस्टिंग कर रहे हो, टेस्टिंग को जब की स्क्वायर टेस्ट की हम बात करें, द सैंपल साइज ऑफ ईच ग्रुप शुड हैव मोर देन 5 वेरिएबल्स। कहने का क्या मतलब है कि अगर सैंपल साइज 4 है, 3 है, तो वो नहीं होगा, इंडिपेंडेंट नहीं होगा। अगर आपके 5 या 5 से ज्यादा होने चाहिए। लेट सपोज मुझे हमने देखा है प्रेफरेंसेस की हम बात करते हैं की स्क्वायर टेस्ट में, मुझे बात करनी है कलर्स एंड वेट ऑफ बॉल्स, ठीक है। तो क्या जो लाइटर कलर टेक्सचर है उनका वेट ज्यादा है कम है, इसको टेस्ट करना है। तो कलर की प्रेफरेंसेस और वेट का हमें टेस्ट करना है। तो अब मेरे को कम से कम 5 बॉल्स तो चाहिए ही होंगी टू टेस्ट, मतलब फ्रीक्वेंसी जो होती है वो 5 से ज्यादा होनी चाहिए टू एक्चुअली गिव यू अ बेटर रिजल्ट, ठीक है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होनी चाहिए कि ये उससे अलग हो, नहीं, वो दोनों सेम भी कैटेगरी में बिलोंग कर सकती है। तो कलर्स एंड वेट हमारे
5 मतलब जो फ्रीक्वेंसी शुड बी ग्रेटर देन 5, 5 से मोर होनी चाहिए, मतलब 6 बॉल्स होनी चाहिए। तो राइट आंसर वुड बी ए एंड सी, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, मतलब 5 का कहने का मतलब जो फ्रीक्वेंसी जो आप टेस्ट कर रहे हो कम से कम 5 से ज्यादा हो, तभी आपके टेस्टिंग रिजल्ट बेटर आ पाएंगे। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 16। In statistical hypothesis testing, which of the following are critical values? P values, confidence intervals, Z scores, and rejection regions. Okay. In statistical hypothesis testing, which of the following are critical values? चार options हैं. P values, confidence region, Z scores, rejection regions. क्रिटिकल वैल्यूज के बारे में बात करें, आई थिंक आई लाइक कवर तो मैं कर चुका हूँ, बट स्टिल थोड़ा देख लेते हैं क्या है स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस टेस्टिंग में क्या क्या होता है। ओके, थोड़ा टाइम दे रहा हूँ, वी हैव ऑलरेडी कवर्ड 15 क्वेश्चन, दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 16, थोड़ा टाइम दे रहा हूँ, फिगर आउट करो कि क्या सही आंसर होगा इस केस में। ठीक है, बात करते हैं स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस टेस्टिंग में फॉलोइंग आर द क्रिटिकल वैल्यूज। सी पी वैल्यूज हमने अभी थोड़ी देर पहले ऊपर ही पढ़ा है, क्या होती है टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी एरर, राइट। कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या होता है, लेट सपोज मुझे गैस करना है आपका स्कोर 12th में बोर्ड्स में कितने मार्क्स आए थे, तो मैं एक इंटरवल बता देता हूँ बच्चे को देख के गैस करके कि यार इसके इतने से इतने मार्क्स आएंगे, मतलब इसी रेंज के अंदर इसके मार्क्स लाई करेंगे, तो एक रेंज का डिटरमाइन करना, एक रेंज को डिटरमाइन करा जाता है। और यू थिंक द रिजल्ट विल लैंड अप, जब आप रिसर्च करते हो हाइपोथेसिस टेस्ट करते हो तो एक रेंज डिफाइन करते हो, उसको हम कॉन्फिडेंस इंटरवल बोलते हैं, कि इसी के अंदर वो लैंड करना चाहिए, जो हमारा रिजल्ट होगा टेस्टिंग के बाद वो इसी रेंज में आना चाहिए, तो उससे हम कॉन्फिडेंट, उसके रिगार्डिंग हम कॉन्फिडेंट होते हैं, तो इसे कॉन्फिडेंस इंटरवल बोलते हैं। फिर हम बात करते हैं जी स्कोर। जी स्कोर क्या है, जितना आपका रिजल्ट है वो एवरेज से कितना दूर है, एवरेज से कितना फार है, उसको हम जी स्कोर्स बोलते हैं। ठीक है, जेड स्कोर, जी स्कोर, तो एवरेज से वो कितना फार है उसको हम जी स्कोर्स बोलते हैं। रिजेक्शन रीजन क्या है, जब आप टेस्ट करते हो, कोई आप चीज टेस्ट कर रहे हो, तो आप एक किसी एरिया में, लेट सपोज आप कोई गेम खेल रहे हो, और एक गेम का कुछ एरिया है जहाँ पे आप लैंड नहीं करना चाहते, जिसका आपको लगता है यहाँ पे तो जाना ही नहीं, तो आपने एक रिसर्च करी, स्टडी करी, उसके बाद आपका जो रिजल्ट आया वो इस एरिया में लैंड करा, तो आपने उस रिसर्च स्टडी को ही गलत घोषित कर दिया, बिकॉज दिस इज व्हाट अ रिजेक्शन एरिया वेयर विच यू हैव डिफाइंड। ठीक है, तो अगर आपको वहां पे अगर कोई रिजल्ट आता है, तो यू हैव टू रिजेक्ट इट ऑन दैट पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, अगर आपका रिजल्ट उसी में एरिया में लैंड करता है तो आप उसे रिजेक्ट करोगे, तो आपने एक रिजेक्शन रीजन बना रखा है, रिजेक्शन एरिया, अगर उस रीजन के अंदर आपका रिजल्ट आता है देन योर रिजल्ट इज इनएक्यूरेट, मतलब आपकी टेस्टिंग ही गलती। ओके, क्रिटिकल वैल्यूज होती है हमारे जी स्कोर एंड रिजेक्शन स्कोर, सो ऑप्शन नंबर सी एंड डी वुड बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। राइट, सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 70। आइडेंटिफाई द स्टेप्स इन्वॉल्व इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग। हाइपोथेसिस टेस्टिंग में स्टेप्स कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं, चार ऑप्शंस हैं, सारे ही ऑप्शंस की हम बात कर रहे हैं, यू हैव टू पिक द राइट आंसर। ये तो मैंने पढ़ा ही है, मतलब इसमें क्या गलत करोगे, ये तो दिस इज लाइक सिंपल क्वेश्चन, मतलब इसमें तो सादा सीधा सा सिंपल सा आंसर है। स्टेप बताने हैं क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग में, मतलब सारे ही से रिलेटेड है, ऐसा नहीं कि ए एंड बी वुड बी द राइट आंसर या सी एंड डी, बी एंड सी, ऐसे नहीं, सारे स्टेप्स हैं, यू हैव टू पिक द राइट ऑर्डर। ठीक है, राइट ऑर्डर पिक करना है इन क्वेश्चंस में, कि कौन सा राइट ऑर्डर होगा, कहाँ से शुरू होगा। स्टेप्स इन्वॉल्व इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग, कि फॉर्मुलेटिंग नल एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस फर्स्ट स्टेप होता है कि नहीं होता, सिलेक्टिंग द सिग्निफिकेंस लेवल हमारा सेकंड स्टेप होता है कि नहीं होता, कलेक्ट करना डेटा हमारा थर्ड स्टेप होता है कि नहीं होता, ड्राइंग एंड कंक्लूजन हमारा स्टेप होता है कि नहीं होता। ठीक है, तो ये हमारा आइडेंटिफाई करना है स्टेप्स इन्वॉल्व इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग। चारों स्टेप्स है, सबको इंक्लूड करना है, पिक द राइट ऑर्डर। ओके, अब बात करते हैं कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग। सिर्फ सबसे पहले तो हाइपोथेसिस बनानी तो पड़ेगी ना, फॉर्मुलेट तो करना पड़ेगा ना नल एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को, तो ऑप्शन ए तो हो गई। फिर हमने सिग्निफिकेंस लेवल की हमने बात करी थी, सिग्निफिकेंस लेवल कितना एरिया है जिसको आप रिजेक्ट
कर सकते हो उतना एरिया। फिर डेटा कलेक्ट करना ही है, फिर ऑब्वियसली एक कंक्लूजन ड्रॉ करना है। तो ऑप्शन नंबर ए, बी एंड सी एंड डी वुड बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। मतलब नल और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनानी है, नल हाइपोथेसिस, फिर टाइप 1 टाइप 2 एरर्स एंड में देखते हैं, पहले नहीं बाद में देखते हैं कि आपको रिजेक्ट करना था, आपने एक्सेप्ट कर लिया, आपने एक्सेप्ट कर लिया जबकि आपको रिजेक्ट करना था। तो ये हमारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं हमारे हाइपोथेसिस टेस्टिंग में। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की, विच ऑफ द फॉलोइंग आर टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी इन रिसर्च। अब रिलायबिलिटी के हम बारे में बात कर रहे हैं, रिसर्च में कौन कौन से जो है टाइप्स रिलायबिलिटी से रिलेटेड है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, यू हैव टू पिक द राइट वन, जो क्या क्या रिलायबिलिटी है। वर्ड पे फोकस करो रिलायबिलिटी एंड देन आई थिंक यू विल फिगर आउट कि क्या क्या सही आंसर हो सकते हैं। राइट, तो आई विल गिव यू सम टाइम टू फिगर दिस वन आउट। क्वेश्चन नंबर 18 की हम बात कर रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी इन रिसर्च। फॉलोइंग्स आर द टाइप ऑफ रिलायबिलिटी इन रिसर्च। चार ऑप्शंस है, सोचो थोड़ा क्या आपके अकॉर्डिंग सही होना चाहिए। राइट, तो चलो आंसर से पहले आई टेस्ट अबाउट टेस्ट एंड रीटेस्ट रिलायबिलिटी। इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। लेट सपोज यू अटेम्प्ट अ क्विज, क्विज अटेम्प्ट कर रहे हो, ठीक है। अब वो क्विज की रिलायबिलिटी क्या है, अगर आप वही क्विज बार बार अटेम्प्ट करो, यू आर गेटिंग द सेम रिस्पॉन्स, मतलब जो आपके आंसर है वो सही आ रहे हैं, मतलब जितने आपने करे थे, लेट सपोज 5 क्वेश्चन है, आपके 2 क्वेश्चन सही थे, 3 क्वेश्चन गलत थे, ठीक है, आपको पता है। आप वही क्वेश्चन बार बार वो क्विज को टेस्ट कर रहे हो, आपके 2 क्वेश्चन ही सही हो रहे हैं, 3 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। ये नहीं कि आपको 3 क्वेश्चन का सही आंसर पता चल गया आप फिर करोगे, ऑब्वियसली फिर तो आपके बेटर आंसर हो जाएंगे, मतलब राइट आंसर और ज्यादा हो जाएंगे। हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम ये बात कर रहे हैं कि आप टेस्ट और रीटेस्ट जो हमने टेस्ट लिया वो कितना रिलायबल है, कि वो टेस्ट वो बार बार सही क्वेश्चन दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा। तो 5 क्वेश्चन है, उनमें से अब जब भी वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, आपके 2 क्वेश्चन ही सही होते, 3 क्वेश्चन आपके गलत होते हैं, मतलब आपको वो 3 क्वेश्चन नहीं आते। मतलब ये जो क्विज है, इसमें वही जो क्विज को हम टेस्ट कर रहे हैं कि कितना रिलायबल है। ऐसा ना हो कि आपने वो क्विज फिर से लिया और आपके आंसर तो सेम है, बट इस बार आपके 3 सही हो गए और इस बार 2 गलत हो गया। आपने सेम ऑप्शन पिक करे बट क्विज ही गलत है। सी, क्विज भी कहीं ना कहीं से रिस्पॉन्स पकड़ रहा है, मतलब क्विज के अगर डिफरेंट रिस्पॉन्स आ रहे हैं तो क्विज की रिलायबिलिटी नहीं है, मतलब वो रिलायबल क्विज नहीं है, मतलब ये वाला भी रिलायबल नहीं होगा रिजल्ट, नहीं ही ये वाला रिलायबल होगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी। सो एक इंटरनल टीम होती है, जब भी आप कोई प्रोजेक्ट रन करते हो एक इंटरनल टीम होती है, एंड क्या होता है, ग्रुप रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो जो ग्रुप रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स वन गोल है, हर कोई उसी गोल की तरफ काम कर रहा है, दैट इज योर इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी। मतलब ऑल ऑफ द टीम इज फोकसिंग अपॉन वन पर्टिकुलर गोल टू अचीव, दैट इज योर इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी। उसके बाद हम बात करते हैं पैरेलल फॉर्म्स रिलायबिलिटी। मतलब कहने का क्या है कि अगर आपने एक रिसर्च रन करी है, तो अगर इधर रन करी है और वो पैरेलली एक और जगह रन करी गई है, तो दोनों का जो रिजल्ट है वो सेम आ रहा है। मतलब आप यहाँ पे भी एक रन कर रहे हो सेट ऑफ कंज्यूमर्स के साथ, लेट सपोज आप 15 से 20 साल के नॉर्थ इंडियंस के साथ वो रिसर्च रन कर रहे हो, और वहीं पे 15 से 20 साल के साउथ इंडियंस के साथ रिसर्च रन कर रहे हो। वो पैरेलली जो है दोनों तरफ एक ही रिसर्च रेड करी जा रही है, दोनों ही तरफ वो रिलायबल, ऐसा ना हो कि इनके लिए रिलायबल है इनके ना रिलायबल हो, मतलब दोनों ही रिलायबल है। फिर हम बात करते हैं फेस वैलिडिटी रिलायबिलिटी की। मतलब कि कोई किसी ने मास्क ना पहना हो, जो आप अज्यूम कर रहे हो वही दूसरे पर्सन के बारे में सच हो। सी, अगर वहाँ पे कोई मास्किंग है, वहीं वहाँ पे आपका एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ जाता है कि वो आपके सामने कुछ और है, किसी और के सामने कुछ और है, तो वहाँ पे फेस मास्किंग, यू आर नॉट गेटिंग द राइटफुल ओपिनियन, राइटफुल आंसर्स फ्रॉम देयर।
तो हमारे जो टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी होती है वो हमारी टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी होती है, इंटरनल कंसिस्टेंट रिलायबिलिटी होती है और पैरेलल फॉर्म्स की रिलायबिलिटी होती है। फेस वैलिडिटी की रिलायबिलिटी रिसर्च में यूज नहीं करी जाती, इसका कोई रिसर्च में कोई काम नहीं है। इन सब का है कि आप वो क्विज जो है वो रिलायबल है, बार बार ही वही सही आंसर दे रहा है। उसके बाद जो इंटरनल गोल है वही रीच करे जा रहे हैं टीम्स के। फिर उसके बाद पैरेलली अगर उस टेस्ट को रन करा जाता है कहीं और पे भी तो भी वो सेम रिलायबल आंसर्स प्रोवाइड करेगा। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। इन द कंटेक्स्ट ऑफ रिसर्च एथिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग आर द की प्रिंसिपल्स। रिसर्च में एथिक्स की हम बात कर रहे हैं, क्या क्या फॉलोइंग जो होने चाहिए की प्रिंसिपल्स? अनोनिमिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, इन्फॉर्म्ड कंसेंट, डिसेप्शन। ठीक है, एथिक्स वर्ड पे ध्यान देना और आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर फिगर आउट कर लोगे। ठीक है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ रिसर्च एथिक्स। अगर आपको रिसर्च का भी इतना आइडिया नहीं, एथिक्स वर्ड से ही आप समझ पाओगे कि कौन कौन सी की प्रिंसिपल्स होते हैं हम एक एथिकली रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए। ठीक है, राइट। तो थोड़ा मैं टाइम दे देता हूँ आपको फिगर आउट करने के लिए कि क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल है, बट वर्ड्स पे ध्यान दोगे तो आप फिगर आउट कर लोगे क्या सही है क्या गलत है। ओके, context of research ethics, which of the following are key principles? Anonymity, confidentiality, and informed consent, deception. See, the first one is anonymity. That is important. आप रिसर्च में anonymity मेंटेन करना जरूरी है आगे वाले की, इफ दे हैव रिक्वेस्टेड। ठीक है, अगर वो नहीं चाहते अपना नाम बाहर आना, देन दैट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट यू डोंट टेक देयर नेम आउट। हम रिसर्च कर रहे हैं, ना कि किसी की प्राइवेट इंफॉर्मेशन बाहर निकालना चाहते हैं। हम जो रिस्पॉन्डर है उसको क्या एक अनोनिमस आइडेंटिटी देना चाहते हैं कि हाँ, हम एक एज ग्रुप की बात करें, एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात नहीं कर रहे। कॉन्फिडेंशियलिटी की हम बात करेंगे, एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए आगे वाले को कि जो भी रिजल्ट है वो आप रिसर्च के लिए यूज करोगे, किसी और की प्राइवेट प्रॉब्लम को बाहर अ, बता के नहीं। लेट सपोज आपने किसी के फाइनेंस से रिलेटेड एक क्विज, एक रिसर्च रन करा है, एक पार्टिसिपेंट लिया है, तो उस फाइनेंस की क्या प्रॉब्लम है, कितनी कोई अर्निंग कर रहा है, वो सिर्फ आपको पता होना चाहिए, आप लोगों को नहीं बता सकते। यू नो दैट पर्सन इज अर्निंग दिस मच। No, that's not a topic to gossip. That's a confidential information that a person is giving to you with confidence and with trust that you won't, you know, basically misuse it। वो आप misuse नहीं करोगे। फिर उसके बाद informed consent, मतलब आप consent लेते हो सामने वाला का, that I will be using this all this information in my research study, तो वो भी एक ethical research का पार्ट होता है। डिसेप्शन तो धोखा ही हो गया, तो वो ethical research का पार्ट नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर ए, बी एंड सी वुड बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। बात करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की। व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन एक्शन रिसर्च प्रोसेस? ओके, एक्शन रिसर्च प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, ये शायद मैंने क्लास में भी कवर करा था। तो आप बताओ क्या होते हैं? एक्ट, प्लान, रिफ्लेक्ट, ऑब्जर्व और इम्प्लीमेंट। एक्ट करना है, प्लान करना है, क्या करना है? ओके, इसमें कोई ऑर्डर नहीं पूछा गया, इसमें बस आपसे ये पूछा गया कि कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, इसमें ऑर्डर नहीं पूछा गया है इस क्वेश्चन में। सो ये आएगा, गेस आपको समझ में आ गया। इसमें ऑर्डर नहीं पूछा गया, इसमें पूछा गया कौन कौन से सही स्टेप है, मतलब पांचों के पांचों सही स्टेप्स नहीं है। यू हैव टू फिगर इट आउट कि कौन सा गलत स्टेप। चार स्टेप्स होते हैं, हमने पढ़ा है, राइट। तो चार स्टेप जो इसमें इंक्लूड होते हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। बट ये इसका सही पैटर्न नहीं है। प्लान, एक्ट, रिफ्लेक्ट, ऑब्जर्व, ये जो हमारा होता है दैट इज द राइट ऑर्डर जो हमारा एक्शन रिसर्च प्रोसेस में होता है। तो इसमें स्टेप्स के बारे में पूछा गया इस क्वेश्चन में। तो ये चार हमारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं एक्शन रिसर्च प्रोसेस में। इम्प्लीमेंट जो होता है वो नहीं होता है इसमें पार्ट। ठीक है, तो ऑल ऑफ द अबव नहीं होगा, ए सी एंड डी भी नहीं होगा, सी एंड डी भी नहीं होगा, तो ए बी सी एंड डी इज द स्टेप्स इन्वॉल्व इन एक्शन रिसर्च प्रोसेस। तो क्वेश्चन पढ़ो, फिगर आउट करो और राइट आंसर पता लगा पाओ। ठीक है, राइट। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज क्लास। आज हमने 20 क्वेश्चंस कवर कर लिए। सो एंड वन मेजर अनाउंसमेंट बिफोर आई टेल यू द स्कोर्स और आपने क्या पार्टिसिपेशन करा है।
that I know that you must be wondering about पेपर टू तो सही चल रहा है, हाउ डू आई प्रिपेयर फॉर पेपर वन? सिंपल है, अगर इफ यू वांट टू वॉच माय वीडियोस यू कैन, बहुत ज़रूरी है। दूसरा क्या है, इफ यू आर वन ऑफ दोज गाइस हु वांट टू रीड मोर, ज़्यादा पढ़ने की आपकी बहुत इच्छा है, सो उसके लिए व्हाट वी हैव कवर्ड इज बेसिकली आपको व्हाट्सएप करना है इस नंबर पे 9873907600 पे, क्लेम करनी है अपनी फ्री ई बुक ऑन ऑल द यूनिट्स ऑफ पेपर वन। सारी यूनिट्स की मिल जाएंगी, पर्टिकुलर यूनिट 10 हायर एजुकेशन, यू कैन इजीली गेट दिस वन। एक नॉलेज बूस्टर बुक है जिसमें एवरीथिंग इज explain in detail from scratch so that your learning get enhanced and you don't miss out on your marks in paper one, so that you can get to your dream of JRF। ओके, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लेम करना एसेंशियल ई बुक्स, नॉट फॉर यू बट योर फॉर योर ऑल द जो आपको पता है लोग प्रिपेयर कर रहे हैं एस्पिरेंट्स फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन, राइट? And one more another thing, another important announcement, that thank you all firstly for rating our Talent Blazer app superbly on the Play Store, Google Play Store पे there is a link available for those who are not aware. Talent Blazer की app is live on Google Play Store for a while now, and the link for the same to download will be available in the description below. We have got a thunderous response from you all of 4.8 ratings on Google Play Store, right? So you have to check out our app. You can attempt mock tests. You can do multiple things for your UGC net preparation. There are multiple things, right? So download the Talent Blazer app on the Play Store, and if you like our content, firstly hit the like button on the video. Subscribe to the channel so that you get notified whenever I come up with the next video, and share this video with your friends, right? And do not forget to rate our Talent Wizard app on Play Store. If you like our app, definitely rate it 5 so that it also moves up in the ranking order. And we all appreciate the kind of love that you have been providing, right? So it has been rated well. And what you have to do is basically download the app, experience on your own, and give us a fair and a valuable rating, right? So thank you all for watching this video. Give it a like if you like the content that we are making. Subscribe to the channel so you get notified, एंड कमेंट योर स्कोर, वो भी बहुत ज़रूरी है, आउट ऑफ 20 कि कितना आपने स्कोर करा है इन योर टेस्ट। इफ़ यू आर गेटिंग एनी वेयर बिटवीन 16 to 20 यू आर डूइंग वेल। 12 to 16 यू नीड टू स्टडी अगैन, इसमें मॉक टेस्ट दो, इसमें पढ़ाई करो, रिविजन। एनीथिंग लेस देन 12 स्टार्ट स्टडिंग, बिल्कुल बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है, right? So thank you all for joining. Make sure that you are subscribed to the channel, hit the bell icon so that whenever I come up with the next video you get notified for the same.